नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। सरकार के दावे बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, हालात सुधर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर लौट रही है, गांव-गांव तक लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। काश 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 ये दावे वाकई में बिल्कुल सही होते। हम भी यही चाहते हैं, ये सही होते तो हमें वाकई में बहुत खुशी होती। यकीनन पूरा देश सरकार के दावे को सही होते देखना चाहता है, क्योंकि तब देश में कोरोना का कहर कम हो जाएगा। तब अस्पतालों में इलाज के मुकम्मल इंतजाम होंगे, ऑक्सीजन से वेंटिलेटर तक की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जमीनी सच्चाई तो यह है कि बीते 24 घंटे में 4,205 भारतीयों को हमने कोरोना की वजह से खो दिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा एक दिन में मौत का रिकॉर्ड है। इंडिया ऐसा रिकॉर्ड नहीं चाहता है। इंडिया एक बेहतर जिंदगी का रिकॉर्ड चाहता है, और हम इंडिया की पसंद की खबरें लेकर रोज आते हैं, जो उसके हितों की हो, जिससे उसके सरोकार जुड़े हों। आज 28% इंडिया ये जानना चाहता है कि चुनाव बीते नहीं, उसके नतीजे आए 10 दिन ही हुए हैं कि पेट्रोल का दाम सरपट भागने लगा, और आज कई जगहों पर तो शतक लगा चुका है। वहीं 27% इंडिया ये जानना चाहता है कि देश में बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की तैयारी तो चल रही है, लेकिन ये होगी कैसे पूरी। जबकि 16% लोगों की दिलचस्पी इस खबर में है कि शहर की जगह कैसे गांव बन गए हैं कोरोना के नए हॉटस्पॉट। ये कोरोना जंगल में लगी आग की तरह फैलता गया। इस दूसरी लहर की पीक को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तो आलम यह है कि जिंदगी तो जिंदगी, मौत को भी सम्मानजनक आशियाना नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। शहरों तक नहीं सिमटा कोरोना का कहर। इसका अगर जांच ना कराई गई तो मेरा गांव तो खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। आप देख लेना, कोई भी जांच सरकार के द्वारा नहीं हो रही। गांव-गांव तक फैली कोरोना की दूसरी लहर। महामारी के ज्यादा फैलने की आशंका थी। कोई भी डॉक्टर आके टेस्ट कर नहीं गया है यहाँ पे। टेस्ट के नाम पर बस मिलते हैं नंबर। 5 लोग खत्म हुए हैं, बूढ़े हुए। टीम भी नहीं यहाँ पे आई है अब तक। इलाज के नाम पर झोला छाप डॉक्टर। रोज मर रहे हैं 4 गो 6 गो। मौत के बाद अंतिम संस्कार भी नहीं। नदियों में यूं ही तैर रही लावारिस लाशें। आम आदमी कर रहा त्राहिमाम। यहाँ हत्या हो रहा है, यहाँ हत्या, मरीजों के साथ हत्या किया जा रहा है, और इस पर झूम रही है राजनीति। दरअसल हमने आपको तस्वीर दिखाई कोरोना से पैदा हुई त्रासदी की। हम इस त्रासदी के हर पहलू से आपको आगे रूबरू कराएंगे, लेकिन कुछ दिक्कतें दूसरी तरह से भी आती हैं। अब देखिए, चुनाव का शोर खत्म हुआ तो डीजल पेट्रोल के दाम का शोर सुनाई पड़ने लगा। जब तक 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तब तक देश में रामराज्य था। क्या मजाल थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, जो तेल की कीमत में 1 पैसे का भी इजाफा कर देता, बल्कि 2-4 पैसा कम ही हो रहा था चुनाव के दिनों में। लेकिन चुनाव का बीत जाना कोरोना से लड़ने में जरूर राहत की बात है, लेकिन तेल की धार अब अपनी जेब पर आप महसूस कर रहे होंगे। अगर पेट्रोल की बात करें तो 3 मई को दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर था, जो आज 92 रुपए 5 पैसे हो चुका है, यानी 1 रुपया 65 पैसे बढ़ गया है। सुबह में मुंबई में 9 दिन में पेट्रोल का दाम 1 रुपए 53 पैसे बढ़ा था, जो कि एक साफ दिखाता है कि लगातार हर जगह पर दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो चेन्नई में आज दाम 1 रुपए 41 पैसे बढ़ चुका है। कोलकाता की बात करें, जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा सरगर्मी का केंद्र था, वहां पर नतीजे के अगले दिन यानी 3 मई को पेट्रोल 90 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर था, जो आज बढ़कर 92 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर हो चुका है।
यानी 1 रुपए 54 पैसे की वृद्धि। लगातार करीब 1.5 से 2 रुपए की वृद्धि चारों बड़े महानगरों में रिकॉर्ड की गई है महज 10 दिन के भीतर। ऐसा ही डीजल का दाम भी लगातार बढ़ता गया है। 2 मई को चुनाव के नतीजे आए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार एक दिन का इंतजार कर रहा था और जैसे ही 3 मई बीती तो उसको याद आया, अरे हमने तो भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए नहीं। तो 4 मई से आज तक 7 बार दाम बढ़ चुके हैं। वो दाम चंद पैसों में ही बढ़े हैं, लेकिन इसका असर हुआ कि कई जगहों पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। आपको बारी बारी से दिखाते हैं कि कहां पे आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। इनमें आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 100 रुपए प्रति लीटर आज की तारीख में पेट्रोल बिका है। मध्य प्रदेश का एक और शहर है अनूपपुर, वहां पे 102 रुपए 66 पैसे के प्रति लीटर के दाम पर पेट्रोल बिका है। एक और बड़ा शहर है इंदौर, यहां पर 100 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल आज बिक रहा है। इसी तरीके से महाराष्ट्र का एक शहर है परभणी, यहां भी 100 रुपए के ऊपर दाम पहुंच गए, 100 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर। राजस्थान का श्रीगंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल है आज की तारीख में, जो कि है 102 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर। अब अगले साल फरवरी मार्च से पहले देश में कोई चुनाव नहीं है, तो समझ जाइए फरवरी मार्च तक इसी तरीके से आपको लगातार जेब पर बोझ सहना पड़ता है। तो तब तक तेल की कीमत में आग लगती रहेगी और आप अपनी गाड़ी कमाई से उसे बुझाते रहेंगे। तो ही पार कर दिया पूरा। अभी तो इस माहौल में थोड़ा कम होना चाहिए था। रोज चलना है, वो गरीब इंसान क्या करे। सरकार का आदमी अपने हाथ में क्या है। पहली चुनाव के नतीजा उसके बाद बढ़ा दी गई है। पेट्रोल डीजल के दामों का ग्राफ एक बार फिर तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। तेल कंपनियों ने मई के महीने में लगातार 7वीं बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। नतीजा ये हुआ कि कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत ने सेंचुरी मार दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को देश के किसी राज्य की पहली ऐसी राजधानी होने का गौरव मिला है, जहां के लोग अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए चुकाएंगे। इस महामारी के दौर में बेसिक रोजगार लोग हुए हैं, रोजगार की कमी है, काम धंधे है नहीं है और पेट्रोल आसमान पार कर रहा है, मतलब 100 ही पार कर दिया पूरा। रोज यदि ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो आने वाली स्थिति में क्या होगा। कभी आपने सोचा था कि 100 रुपए तक टच हो जाएगा? कभी नहीं सोचा था कि इतना लॉकडाउन में इतना बढ़ जाएगा। हर इंसान परेशान हो रहा है, लॉकडाउन लागू हुआ, हर इंसान घर से परेशान है, काम धंधे से परेशान है, आने जाने से परेशान, सब चीज की परेशानी हो रही है। लोग तो नाहक ही दुखी हैं भाई। आप अकेले ऐसे शहर नहीं हैं जहां पेट्रोल 100 या उसके पार है। महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में भी यही हाल है। परभणीमध्ये कुठलंही काही उत्पन्न नाहीये, कुठला काही सोर्स नाहीये, इंडस्ट्रीज एरिया नाहीये। आज इथे एवढी बेकारी असताना जर परभणीमध्ये पेट्रोलचे दर एवढे असतील तर सर्वसामान्य माणसाला हे कसं परवडेल। विनंती आहे सर माझी, पेट्रोल कमी करावं, कारण गोरगरीब आणि जगणं फार अवघड झालेलं आहे। देश में कोरोना से हाहाकार है, लोग अपनों की जान बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन तेल कंपनियों को क्या, उन्हें तो मुनाफा चाहिए। केंद्र सरकार को एक्साइज चाहिए, राज्यों को वैट चाहिए। जनता की गाड़ी तो आपदा में भी जैसे तैसे चल ही जाएगी, लेकिन सरकारों की गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। अब सरकार हो या तेल कंपनियां, बेचारी क्या करें। तेल की कीमत उनके हाथ में तो है नहीं, वो तो चुनावों पर, माफ कीजिएगा, क्रूड की कीमतों पर निर्भर है। वैसे भी चुनाव में इतना नुकसान झेल लिया है, अब तो कमाई करने दीजिए। जैसे ही वहाँ पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो जनता के ऊपर वो पेट्रोल डीजल के किसी ना किसी बहाने से मार रहे हैं। वो आम आदमी तो इससे बहुत परेशान है। दिल्ली में 3 मई को यानी चुनाव के नतीजे के अगले दिन पेट्रोल की कीमत थी 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर। 12 मई को ये पहुंच गई 92 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर, यानी 10 दिन में प्रति लीटर 1 रुपए 65 पैसे की बढ़त। 3 मई से 12 मई तक डीजल की कीमत में भी प्रति लीटर 1 रुपए 88 पैसे का उछाल आ चुका है। ₹1.65 क्या होता है? आखिर इतने पैसे की क्या कीमत है? कई राज्यों में लॉकडाउन वैसे ही लगा है,
घर में बैठी है, जिनकी नौकरी चली गई है, उन्हें तेल की क्या जरूरत। एम्बुलेंस का किराया बढ़ जाएगा, वो तो वैसे भी कंट्रोल में नहीं है। रही बात महंगाई की, उसकी तो अब तक आदत पड़ ही चुकी है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम तो आपकी जेब का इम्तिहान ले रहे हैं, लेकिन कोरोना तो आपकी जिंदगी का इम्तिहान ले रहा है। जब से तीसरी लहर की बात पता चली है और ये अटकलें तेज हुई हैं कि बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं, तब से देश बेहद सतर्क है। सुप्रीम कोर्ट तक बच्चों को बचाने के लिए सरकारों से बार बार कह रहा है, और हम भी ये मानते हैं कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए उनका वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कोरोना का टीका लगाना इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारे देश का भविष्य है। उनकी मुस्कान सलामत रहे तो आज की मुश्किलों को झेल कर भी हम एक मजबूत देश आगे बना लेंगे। बच्चों को वैक्सीन इसलिए भी ज़रूरी है कि कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा खतरे की आशंका बच्चों को लेकर जताई जा रही है। बच्चों से हम बहुत संयमित रहने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन तो पहाड़ों से निकली नदी की तरह अल्लड़ होता है। उसकी रफ्तार को रोकना मुमकिन नहीं। ऐसे में बच्चे वायरस का रिजर्वायर ना बने, इसीलिए उनका टीकाकरण होना बेहद आवश्यक है। ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन किसी बच्चे को कोरोना और उसे अस्पताल में रखना पड़े तो आइसोलेशन में उनको रखना बेहद मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों के स्वस्थ रहने से परिवार के बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। इसीलिए अब देश में भी बच्चों को वैक्सीन लगाने की बात हो रही है। इसीलिए ट्रायल चलाने की सिफारिश अब की जा रही है, क्योंकि दुनिया के कुछ देशों ने अपने बच्चों के लिए वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू तक कर दी है। भारत में एक्सपर्ट पैनल ने 2 से 18 साल तक के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की सिफारिश की है। जी हाँ, सिफारिश की है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुए हैं, सिफारिश हुई है। वहीं कनाडा में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की मंजूरी मिल चुकी है, मंजूरी कनाडा में। वहीं अमेरिका में बच्चों को टीका देने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अगर हमारे देश में बच्चों को भी वैक्सीन लगने लगे तो वाकई ये एक बेहद अच्छी पहल होगी। लेकिन जिस तरह पहले बुजुर्गों और फिर 45 पार के लोगों और अब 18 उम्र से बड़े लोगों को वैक्सीन लगाने की कोशिशें राजनीति की भेंट चढ़ी हैं, उसमें बच्चों का टीकाकरण भी सवालों में घिर जाता है। A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. 2 से 8 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी देकर तीसरी लहर को कम करने की पहल अच्छी है। ऐसी आशंका है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को बीमार कर सकती है। इस आशंका से ही लोगों का मन घबरा रहा है। यही वजह है कि बच्चों को बचाने के लिए ट्रायल शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। तो एज पेरेंट्स हम लोग काफ़ी हेल्पलेस फील कर सकते हैं कि कोई वे हो जिससे हम अपने बच्चे को बचाएं, और अगर वैक्सीनेशन अप्रूव्ड है और अवेलेबल है तो ज़रूर देना चाहेंगे। एकदम अनसर्टेनिटी है, एंजाइटी बढ़ रही है, तो वैक्सीनेशन अगर जल्दी से जल्दी होगा तो काफ़ी उसमें राहत मिलेगी डेफिनेटली। ये क्लिनिकल ट्रायल 525 बच्चों पर किया जाएगा। दिल्ली एम्स, पटना एम्स, नागपुर के MIMS अस्पतालों में ये ट्रायल होगा। भारत बायोटेक को फेज 3 का ट्रायल शुरू करने से पहले फेज 2 का पूरा डेटा उपलब्ध कराना होगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑफ DCGI इन्होंने जो है कुछ बच्चों में ट्रायल के लिए परमिशन दिए है, वैक्सीन ट्रायल के लिए परमिशन दे दिया है, जो कि अप्रूवल के लिए अभी वेटिंग है DCGI से। बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी पता नहीं, तीसरी लहर कब आएगी ये भी पता नहीं। फिलहाल तो दूसरी लहर से ही निपटना मुश्किल हो रहा है। वैक्सीनेशन का हाल ये है कि टीके के लिए लंबी कतार है, लेकिन सबको वैक्सीन लगाना दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। ये जो लोग हैं वो इस प्रकार से परेशान होते नजर आते हैं, क्योंकि इन्हें कोई सूचना नहीं दी जाती, जानकारी नहीं मिलती। इसमें से बहुत से लोग हैं जो दूसरी डोज लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं कल भी आके गया, परसों भी आके गया, कल 11 बजे इधर आके मेरा डोज यहाँ पे खत्म हो गया, बोलता कल आगा। परसों भी आके गए, कल भी आके गए। मैं रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। मेरी लड़की रहती है
उससे पहले ही दिन 18 से 45 में उसको पहले ही दिन उसको वैक्सीन लग गया, पूरी फैमिली को लग गया। मतलब ये क्या, मतलब बम्बई में रहे हमारा दुर्भाग्य है। नागपुर के हालात भी ऐसे ही हैं। वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को पहली तो छोड़िए, दूसरी डोज भी नहीं मिल पा रही है। 3 दिन से मैं यहाँ भी और मैं जहाँ रहती हूँ दाबा वहाँ पे भी देखिए बंद है। नहीं, जब सरकार ने बोला है तो देने को होना। मोहाली के इस वैक्सीनेशन सेंटर में लोग सुबह से लाइनों में खड़े थे। कई घंटे गुजर जाने के बाद उन्हें पता चला यहाँ सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन लगेगी। ये सुनते ही लोगों का पारा चढ़ गया। दरअसल मोहाली में रोज 10,000 वैक्सीन लग रही थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास आज सिर्फ 300 वैक्सीन ही बची हैं। 500 वैक्सीन है, 500 बंदों एंट्री दे दो, बाकी वापस भेज दो। 1 घंटा 2 घंटे से ज्यादा लोग यहाँ मॉर्निंग से वेट कर रहे हैं। उसके बाद आप ऑफिशियल आके ये बोल रहे हैं कि सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा। दरअसल वैक्सीन की एक किल्लत ही पूरे टीकाकरण अभियान पर सवाल उठा रही है। पहले दौर में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण शुरू किया गया, दूसरे दौर में बुजुर्गों और गंभीर रोग वालों के लिए, तीसरे दौर में 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए और चौथे दौर में 18 साल के ऊपर के लोगों को। लेकिन अभी तक किसी भी वर्ग का पूरी तरह वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। अब हालात ये हो रहे हैं कि पहली डोज के लिए युवा लाइन में हैं, तो दूसरी डोज के लिए बुजुर्गों को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकारें वैक्सीन की कमी का रोना रो रही हैं। इन कंपनियों से बात करने में या राज्य सरकारों को वैक्सीन उपलब्ध कराने में फिलहाल केंद्र सरकार का कोई सहयोग मिलता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि इनको तो बात करके कंपनियों से और हर राज्य का एक कोटा निर्धारित कर देना चाहिए। हम तो डेली उनसे बात करते हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उन्हीं के थ्रू ये आती है, वो ही वहाँ से एलोकेट करते हैं किसको देनी किसको नहीं देनी। दरअसल 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन खरीदने का जिम्मा केंद्र ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। वैक्सीन कंपनियां उन्हें सप्लाई नहीं दे पा रही। दिल्ली में भी वैक्सीन की कमी को लेकर डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए तो विपक्ष में बैठी बीजेपी ने पलटवार कर दिया। कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है। दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं। आपने हमें कहा कि आपने 26 तारीख से प्लान किया, मन बनाया, और उसके बाद आपने चिट्ठी लिखी 7 मई को, जवाब मिला 11 मई को, और चिट्ठी भी 7 मई को क्या लिखा, हमारा इंटरेस्ट है, हमारे मन में इच्छा है कि हम खरीदें। इच्छा से नहीं होती है, नेगोशिएशन के कुछ फंडे होते हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी जब बड़ों को ही टीका नहीं लग पा रहा है तो जिन बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनेगी वो उन तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी की क्षमता डिमांड से काफी कम है। वैक्सीन की डोज देश में भले ही कम हो, लेकिन राजनीति की डोज भरपूर है। आखिर इस कोरोना से बड़ी राष्ट्रीय आपदा क्या होगी, जिसमें अब तक 2.5 लाख से ज्यादा भारतीयों की जान जा चुकी है, लेकिन इलाज से वैक्सीन तक छोटी छोटी बातों पर अपने देश में राजनीति जमकर चलती है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, ब्रिटेन में पढ़ रहे मेरे छोटे बेटे ने लंदन में वैक्सीन की पहली डोज ली। जो सर्टिफिकेट उसे मिला उसमें बोरिस जॉनसन की तस्वीर नहीं थी, जैसा हमारे देश में गर्व से कोविन सर्टिफिकेट पर बड़ी हुई दाढ़ी दिखा रहे हैं। आप साफ समझ सकते हैं जयराम रमेश का तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। बीजेपी ने तुरंत इस पर जवाब दिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा, जयराम जी, देश जानता है कि कौन सा परिवार 1947 से ही विरासत बनाने और खुद के प्रचार में लगा है। ये कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट है। इतिहास को तोड़ने मरोड़ने के लिए माफ नहीं किया जा सकता। इसके नेतृत्व का अप्रासंगिक हो जाना सच्चाई है। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस देश में नेता छोटी छोटी चीजों पर भिड़ने लगे तो इससे तो 2 ही अर्थ निकलते हैं, या तो उनको गंभीर समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, या फिर ऐसे ही मामूली बातों में आपको और हमको उलझाकर वो गंभीर समस्याओं से मुंह छुपाना चाहते हैं। ये सही है कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन उस वैक्सीन की भी बर्बादी हो रही है। हम आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये वैक्सीन की चंद बूंदों की बर्बादी नहीं, बल्कि लाखों लाख जिंदगियों से खिलवाड़ हुआ है। देखिए, इन आंकड़े को समझिए। हरियाणा राज्य में जितनी वैक्सीन लगी उसका 6.54% बर्बाद कर दिया गया। अगला राज्य है
बीजेपी शासित थी, हरियाणा भी बीजेपी का, असम में भी बीजेपी है, अभी चुनाव खत्म हुए, 6.04% यहां भी वैक्सीन बेकार कर दी गई, बर्बाद हो गई। तीसरा राज्य कांग्रेस का है, कांग्रेस कुछ छुप नहीं सकती है इसमें। राजस्थान 5.56% वैक्सीन राजस्थान में बर्बाद हुई है। इसी तरीके से चौथे नंबर पर आता है बिहार, बिहार में 5.13% बर्बाद हुई है। यहां भी एनडीए की नीतीश कुमार सुशासन बाबू की सरकार है। और 5वें नंबर पर है कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की सरकार, जहां पर 4.89% वैक्सीन बर्बाद हुई है। आखिर हमारे सिस्टम में कहां कमी रह गई है, हमें अपनी कमियों को टटोलना होगा। जैसे केरल में वॉयल में बचे डोज के हिस्से से ही नर्सों ने लाखों लोगों की नई जिंदगी दी थी। वहां जब 73 लाख लोगों के लिए डोज गया तो उससे करीब 74 लाख लोगों को लगाया गया। वैसे यह अच्छी खबर है कि जून तक कोवैक्सीन का उत्पादन 2 गुना हो जाएगा और अगस्त तक 6 से 7 गुना तक। आज 8 राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी कि सबको वैक्सीन मुफ्त में ही लगे। इस बीच महाराष्ट्र ने 18 पार के लोगों के टीकाकरण पर 20 मई तक के लिए रोक लगा दी है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन का काम तो बहुत तेजी से जारी है। 15 दिन पहले लगभग हमारा जो मंत्रालय है वो सभी स्टेट्स को, जैसे 30 अप्रैल को हमने सारे स्टेट्स को बता दिया कि हम 1 मई और 15 मई के बीच में आपको कितनी डोजेज कब कब किस प्रकार से प्रदान करेंगे। और इसी प्रकार से 14 मई को हम दोबारा से आपको ये जानकारी दे देंगे कि 15 मई से लेकर और 31 मई के बीच में हम आपके लिए डोजेज कब उपलब्ध कराएंगे, कब आपको मिलेंगी, कितनी मिलेंगी। और आइए अब हम आपको पंजाब लिए चलते हैं। बहुत दिनों से पंजाब की कोई डिटेल में खबर आपको नहीं दिखाई। आज देश में कोरोना से सबसे ज्यादा मृत्युदर पंजाब में है। वहां पर लोगों के अस्पतालों की दिक्कतें हो रही है, ऑक्सीजन की किल्लत भी महसूस हो रही है, वेंटिलेटर का अभाव है, लेकिन सिस्टम ने स्वास्थ्य सुविधा की ही सांसें छीन ली हैं। पीएम केयर फंड से पंजाब को जितने वेंटिलेटर मिले हैं उनमें 250 से ज्यादा खराब निकले हैं। उसको ठीक कराने के लिए इंजीनियर तक का कोई इंतजाम नहीं है। कौन है इस गड़बड़ झाला का गुनहगार? देखिए मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। చూడండి సార్, ఎంత తీవ్రంగా ఉందో చూడండి సార్। ये तस्वीर किसी कबाड़ की दुकान की नहीं, बल्कि पंजाब के फरीदकोट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की है। कॉलेज को पीएम केयर फंड से मरीजों को सांसें देने वाली जो मशीनें मिली थी वो खुद ही बेहोश और बेकार पड़ी हैं। अब अस्पतालों को समझ में नहीं आ रहा कि इन खराब मशीनों का करें तो क्या करें। प्राइम मिनिस्टर केयर वाले जो वेंटिलेटर उसकी कीमत लगभग 1 लाख या 1.25 लाख की है, जबकि जो अच्छे वेंटिलेटर होते हैं उनकी 10 लाख से 15 लाख की है। तो सवाल वेंटिलेटर की कीमत से ही शुरू हो जाता है। इन सवालों पर आगे बढ़ने से पहले पंजाब को पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर के बारे में समझ लीजिए। पीएम केयर फंड की तरफ से पंजाब को 809 वेंटिलेटर आवंटित किए गए। इनमें से 558 वेंटिलेटर लगाए गए हैं, जबकि 251 वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे हैं। अब 1-2 नहीं बल्कि 250 से ज्यादा वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। सवाल यह है कि इतना सस्ता वेंटिलेटर कहां से खरीदा गया? आखिर 251 वेंटिलेटर एक साथ कैसे खराब हो गए? क्या वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनियों से हिसाब नहीं लेना चाहिए? आखिर वो कौन से अधिकारी और एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड से इस तरह के घटिया और सस्ते वेंटिलेटर्स खरीदे? ये अकेले पंजाब का मामला नहीं है, या हम यूं कहें कि ये वेंटिलेटर्स अगर वाकई ही घटिया हैं तो पंजाब के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी सप्लाई हुए होंगे। भारत सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए कि आखिरकार किसकी मंजूरी से इस तरह के वेंटिलेटर्स को खरीदा गया। हिसाब उन कंपनियों से लेने का भी बनता है जिन्होंने ये वेंटिलेटर सप्लाई किए, जो मरीजों को सांसें देने से पहले खुद ही बेहोश हो गए। सवाल ये भी कि इन वेंटिलेटर की सप्लाई कब हुई और ये कब खराब हुए। इस पर आप केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की इस चिट्ठी को पढ़िए, जो 11 अप्रैल को लिखी गई।
इसमें पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन से पीएम केयर फंड से मिले 251 वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल न होने पर नाराजगी जताई गई। जब एबीपी न्यूज ने इस मामले में पूरी पड़ताल की तो पता चला कि वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी ने सर्विस का पूरा इंतजाम सही से नहीं किया। पूरे राज्य से पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर के खराब होने की रिपोर्ट है, लेकिन रिपेयर के लिए पूरे सूबे में उसने अदद एक टेक्नीशियन दिया। अस्पतालों का रोना है कि अब वो टेक्नीशियन के पीछे कहां भागें और उसे कैसे पकड़ें। पीएम केयर के जिस कंपनी से जो वेंटिलेटर लिए हैं उनको कहा है कि आप इनको आगे रिपेयर करें, और ये भी देखा गया कि जो इनके पास जो टेक्नीशियन है उनकी रिपेयर के लिए वो एक अलग टेक्नीशियन है जो कि सारे पंजाब में घूम रहा है, जैसे अमृतसर में हो, या पटियाला में, या कहीं हो। वाकई ये मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं है, लेकिन पंजाब के मोहाली में ही 30 में से 20 वेंटिलेटर के खराब होने की पड़ताल हुई तो फरीदकोट मेडिकल कॉलेज के स्टोर में बेहोश पड़ी इन मशीनों का भी पता चला। अगर ये मशीनें दुरुस्त होती तो हजारों लोगों को जिंदगी की सांस दे देती, लेकिन ये मरे हुए वेंटी भले ना दे पाए, राजनीति को मुकम्मल सांसें दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी राज्य की अमरिंदर सिंह सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसने मशीनें ठीक ही नहीं कराई, नहीं तो लोगों को दिक्कत क्यों होती। वेंटिलेटर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਦੌੜ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਣਾ ਐਮਪੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। पंजाब से निकलकर मध्य प्रदेश के कटनी में आइए, जहां जिला अस्पताल में पीएम केयर फंड से 2 वेंटिलेटर पिछले साल जुलाई में आए थे, लेकिन 10 महीने बाद भी वो लगाया नहीं गया। जानकारी के अनुसार पीएम केयर फंड से 2 वेंटिलेटर हमारे पास आए हुए हैं, जिसका कि कंपनी लेवल से इंस्टॉलेशन होना है। कंपनी लेवल पे हमने करस्पॉन्डेंस कर रखी हुई है और कंपनी वालों की तरफ से ही जो है इंस्टॉलेशन होना है, जिस पर फंक्शन हो जाएगी। चाहे बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल की अगुवाई वाली सरकार, हर जगह सिस्टम एक जैसा काम कर रहा है और लोगों की मुसीबतें एक जैसी हैं। वेंटिलेटर्स का ये हाल है, सरकारी व्यवस्था का ये हाल है, अस्पतालों का ये हाल है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप कोरोना से बचे रहें, ये बेहद ज़रूरी है। ये हो सकता है, शर्त यह है कि आप सिर्फ मास्क पहनिए, दूसरों को भी पहनने के लिए प्रेरित करते रहिए। एबीपी न्यूज़ आपके लिए #मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत कर चुका है। लगातार मास्क अप इंडिया के तहत हमारे पास आपकी तस्वीरें पहुंच रही हैं, और क्योंकि मास्क पहनकर न सिर्फ आप खुद महफूज रहते हैं बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं। हर रोज़ की तरह ऐसे ही हमको मास्क पहनी तस्वीरें, अपनी सेल्फीज़ भेजते रहिए। हम यहाँ उसको पूरे हिंदुस्तान को दिखाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपकी तस्वीरों को देखकर बाकी हिंदुस्तानी भी प्रेरित होंगे, प्रण करेंगे कि वो हमेशा मास्क पहनकर रखेंगे। ऐसे बहुत से लोगों ने हमको मास्क पहनी तस्वीरें भेजी हैं जो अब प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मास्क अप इंडिया में भारत को बचाने के लिए, कोरोना से दूर रहने के लिए तमाम कोशिशें अपनी तरफ से कर रहे हैं। सरकारें अच्छे हालात की उम्मीद दिखाती हैं, लेकिन कोरोना का कहर इतना बढ़ गया है कि उसका बेस शहर से बढ़कर अब गांव तक दबे पांव पहुंच गया है। हम इस पर आपको विस्तार से अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि आज अमेरिका में हमारे यहाँ बेकाबू हालात पर क्या अमेरिका सोच रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य सलाहकार हैं डॉक्टर एंथनी फाउची, और इन्होंने कहा है कि भारत ने एक गलत धारणा बनाई कि कोरोना का प्रकोप उसके देश में खत्म हो गया है। भारत ने वक्त से पहले ही देश को खोल दिया और उसके कारण आज गंभीर संकट में फंस गया है। इसके कारण कई राज्य स्वास्थ्य कर्मियों, टीकों, ऑक्सीजन, दवाओं और बिस्तरों की कमी से अब जूझ रहे हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर के साथ बुरा ये हुआ कि ये शहर से बढ़कर गांव में फैल गया। आज गांव कोरोना के नए हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। वहां पहले की तुलना में कोरोना से ज्यादा मौत हो रही हैं, जबकि शहरों की तुलना में वहां पर टेस्ट कम हुए हैं, टेस्ट का इंतजाम भी कम है। आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। मार्च में शहर और गांव का आंकड़ा देखिए, कहां पे मौत ज्यादा थी। शहर में 2910 मौतें थी, गांव में 2707। ये मार्च की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला महीना अप्रैल का है। शहर में
23,568 लोगों की मौत होती है तो गांव में 24,335 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अभी मई का हिसाब हमारे पास नहीं आया है, लेकिन गांव की ये डरावनी सच्चाई क्या है, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये बताने के लिए एबीपी न्यूज़ की टीम अब आपको सीधे लिए चलती है हिंदुस्तान के उन गांवों की तरफ जहां पर आप जिसका मंजर देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक गांव में एक साथ 40 लोगों की मौत हो जाए तब क्या होता है। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी और नीरज राजपूत की ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे कोई भी टीम नहीं आ रही है, न कोई शासन प्रशासन यहाँ पर कोई ध्यान दे रहा है। कोरोना का संक्रमण हो रहा है यहाँ पे। अब इसकी जांच हो तो भी पता चलेगा, अब कोई आता नहीं तो कैसे जांच होगा। गांव में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में लोग बीमार ना हो। यह है राजधानी लखनऊ के करीब मोहनलालगंज का जबरौली गांव। ये गांव आदर्श गांव की लिस्ट में शामिल है। कुछ साल पहले इस गांव की महिलाओं की हालत जानने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी यहां आए थे, लेकिन कोरोना काल में यह आदर्श गांव बेहाल है। गांव वालों का दावा है कि 1 महीने के भीतर इस गांव में 1 नहीं 2 नहीं 40 मौतें हो चुकी हैं। किसी को बुखार था, किसी को सांस लेने में तकलीफ थी। तो कम से कम 40-50 है आसपास। 40-50 लोग कितने दिनों मारे गए? अरे एक ही महीना में आसपास खत्म हुए हैं। कोई लोग तो हमारे सामने ही, घर के सामने उनकी माता जी यहाँ से गई, वहाँ उनको कोरोना हो गया, उसके बाद वो वही दम तोड़ दी, घर भी मिट्टी नहीं लौट के आ रही, वही दफन कफन उनका हो गया। गांव के रहने वाले शंकर की पत्नी रजनी में भी कोरोना के लक्षण थे। रजनी को सांस लेने में तकलीफ हुई, अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने कहा ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करो। जब इंतजाम नहीं हुआ तो गांव वालों ने पीपल के नीचे बैठने का देसी नुस्खा सुझाया। पीपल के नीचे बैठे बैठे ही रजनी परलोक सिधार गई। कि 2-3 दिन बुखार आया, बुखार लेने में सांस लेने में दिक्कत हुई, बस खत्म हो गई। कल मैंने रिपीट एक्टिविटी वहाँ पे करवाई है, लगभग 25 लोगों का RT-PCR एंटीजन करवाया है। आशाओं को भेज करके घर घर की विजिट करवाई है, बस हमें क्रॉस चेक करना है। तो अब मैं जाकर के दोबारा क्रॉस चेक करती हूँ और देखती हूँ कहाँ पे कमी मिल रही है। गवर्नमेंट का कोई जो है उसमें रोल नहीं, ना सैनिटाइजेशन हुआ ना कुछ हुआ। कानपुर के मंधना का रामनगर गांव, यहाँ निगरानी समिति के लोग एक बार आए और 20 लोगों का टेस्ट किया। सोचिए 5000 की आबादी और 20 टेस्ट। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ कम से कम 100 घर ऐसे हो सकते हैं जहाँ कोरोना मरीज हैं, लेकिन किसी ने उनका हालचाल तक नहीं लिया। फोन किया तब वो बोले वो डोलो आप खा लीजिए। और उसके बाद जब हम पॉजिटिव हुए तो जो है उसके बाद हम होम क्वारंटाइन हुए। क्योंकि हमें शुगर था तो शुगर मेरी बढ़ गई, उसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। लेकिन गवर्नमेंट का कोई जो है उसमें रोल नहीं, ना सैनिटाइजेशन हुआ ना कुछ हुआ। गांव की आबादी करीब 5000 है, तो 5000 की आबादी में 2 बार आके 20-20 की टेस्टिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। ये हंड्रेड्स में होनी चाहिए थी, रादर थाउजेंड्स में होनी चाहिए थी, लेकिन उस हिसाब से टेस्टिंग बहुत कम है। एबीपी न्यूज पर इस गांव की खबर दिखाने के बाद प्रशासन जागा और टेस्टिंग का अभियान शुरू किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ की टीम को कि आज टीम आई है हमारे यहाँ, जो आज कोरोना की एंटीजन टेस्टिंग हो रही है। हम लोग अपने प्रयास से जो भी था करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शासन से कोई मदद नहीं मिल रही थी। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए। यह है मेरठ के परतापुर के गगोल गांव की तस्वीरें। यहाँ पिछले 1 महीने में 60 मौतें हो चुकी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि मृतकों में किसी की भी कोविड जांच नहीं हुई। इन लोगों का कहना है कि अगर सबका टेस्ट कराया जाए तो बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित मिलेंगे। इन्हें डर है कि अगर जल्द ही इनके गांव में सबका कोरोना टेस्ट ना हुआ तो कई लोगों को जान गंवानी पड़ सकती है। यहाँ पे कोई जांच नहीं हुई, सारा झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। और 8 तारीख में 5 मौतें हुई हैं, 1 महीने के अंदर 60-65 मौतें हुई हैं। संक्रमण होगी 50-60, मतलब 1 महीने के अंदर। कितने लोग अभी तक बीमार होंगे? करीब में 500-700 तो बीमार कम से कम है, हर घर में बीमार है। और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी देख लीजिए। सरकार ने पिछले दिनों गांवों में टीमें भेजकर सर्वे कराने, संक्रमितों की पहचान करने और साथ ही टेस्टिंग और ट्रीटमेंट कराए जाने का ऐलान किया था, लेकिन ये दावे सिर्फ किताबी और हवा हवाई साबित हो रहे हैं। गाँव के लोगों का जो कहना है कि यहाँ पर
जब से सरकार ने ऐलान किया है कोई टीम नहीं आई है। यहाँ पर जो आशा वर्कर हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र की वर्कर हैं, वो आती हैं, वो लगातार एक्टिव ज़रूर रहती हैं, लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेती हैं, नाम नोट करती हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाती, नाम नोट करके चली जाती हैं। टेस्टिंग के लिए अभी तक यहाँ कोई टीम नहीं आई है। सरकार की तरफ से, पीएससी तरफ से कोई डॉक्टर नहीं आया। हमारे गांव में लगभग 7-8 डेथ हो चुकी है ना। हमारे पास, हम लोगों के पास पैसे भी हैं, कहीं सरकारी जगह पे इलाज, किसी सरकारी संस्था जाने पर इलाज भी नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गांवों में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन यूपी सरकार अभी भी अपनी पीठ ठोक रही है। तो ये ट्रेसिंग होने से बहुत एक अच्छा कदम था और इसकी सराहना WHO ने की है, धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम सराहना पाने के लिए नहीं, अपने प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए जो भी कदम उठाते हैं। पंचायत चुनाव कोरोना के लिए बड़ा स्प्रेडर साबित हुआ। जो लहर शहरों तक रुकी हुई थी वो अब गांवों तक पहुंच चुकी है। हाल ये है कि गांवों में टेस्टिंग और इलाज अभी भी बड़ी समस्या है और गांव वाले भगवान भरोसे। ये बात हम नहीं, सत्ताधारी पार्टी के कई जनप्रतिनिधि कह चुके हैं। दरअसल शहरों की तुलना में गांवों में आज कोरोना का कहर ज्यादा है। वहां आज हालात बहुत खराब है। आखिर गांवों में कोरोना से ज्यादा मौत क्यों हो रही है, समझिए इसको जरा। इनके कारणों की पड़ताल करते हैं। शहरों की तुलना में गांवों में कोरोना को लेकर जागरूकता की बेहद कमी है। आज भी ज्यादातर लोगों की मौत इसलिए हो जाती है कि वो कोरोना को खांसी बुखार ही समझते हैं। अब इलाज के नाम पर झोला छाप डॉक्टर ही ज्यादा है, तो खांसी बुखार की सामान्य दवाएं दे दी जाती हैं। ठीक हो गए तो ठीक, नहीं तो अब इसके आगे क्या कहा जाए। जब शहरों में कोरोना के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो गांवों की क्या बात की जाए। वहां एक तो टेस्ट नहीं होता, और होता है तो रिपोर्ट आने में दिन लग जाते हैं, कई दिन। और इन सब से बढ़कर गांवों की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, जो कि किसी से छिपी नहीं है। ये कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन गांव की बुरी स्थिति से एक बात साफ हो रही है कि वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहद सख्त जरूरत है। आज गांवों में जो स्थिति है उसके काम नहीं चलने वाला है। किताबों में गांवों की तारीफ पढ़ने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता दरअसल खराब नहीं, बेहद खराब है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। शहरों में देश की 35% आबादी रहती है, मैं 35%, बची हुई 65% आज भी हिंदुस्तान में गांवों में बसती है, यानी ज्यादातर लोग गांव में हैं। अब कोरोना गांव में चला गया है, उत्तर भारत में भी नहीं, दक्षिण भारत में भी। अगर अस्पतालों की बात की जाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो शहरों में जो अस्पताल है उनकी संख्या 5,22,473 है। गांव में 2,95,923 अस्पताल हैं। आबादी गांव में ज्यादा है, लेकिन अस्पताल केवल 36% हैं। अस्पताल शहरों में ज्यादा है, बिल्कुल उल्टा प्रपोर्शन है। अस्पताल जितने गांव में होने चाहिए आबादी के हिसाब से, उतने शहरों में हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये अजीब सा सिस्टम बनाया गया है। अब यह वक्त की मांग है कि गांव में भी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हो, नहीं तो कोरोना जैसी महामारी गांव को बर्बाद कर सकती है। इसी पर आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, एमपी समेत उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर गांव-गांव में कोरोना फैल गया है और लोगों को इसकी भनक भी नहीं है। अगर है भी तो वो लाचार हैं। देश के गांवों में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ये बात सही है कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा संक्रमण है। पॉजिटिव केसेस भी लगभग 70% से आसपास गाँवों से आ रहे हैं। लगभग मैं कहता हूँ 2000 के आसपास ही हर गाँव में लगभग कोई न कोई पॉजिटिव है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के डोईवाला विधानसभा के बड़ेरना गांव की हैं। शहरी इलाके से करीब 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में बसे इस गांव की आबादी करीब 200 लोगों की है। इन दिनों गांव में लोग बुखार और खांसी से पीड़ित हैं। कोरोना के डर से लोग घरों में कैद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न होने के चलते ये घर पर ही अपना उपचार खुद कर रहे हैं। गाँव में बहुत खराब स्थिति है, सब बीमार हैं पड़े हुए, कोई देखने आया नहीं। कई दिन हो गए जुकाम बुखार चल रहा, सब डर रहे बाहर निकलने को। उत्तराखंड के ही रुड़की के गांवों में भी कोरोना की दहशत है। यहाँ के नारसन ब्लॉक में 60 से अधिक गांव हैं और इन सारे गांवों के इलाज के लिए सिर्फ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है।
गांव वालों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है। गांव में ना तो कोई टीम आ रही, जो सरकारी पूरा तंत्र है जिसमें ग्राम पंचायत विभाग से लगाकर स्वास्थ्य विभाग, ग्राम विकास विभाग, कोई भी आज की तारीख में धरातल पर काम नहीं कर रहा। ग्रामीणों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया और वास्तव में भगवान के भरोसे ही इस कोरोना महामारी से निपट रहे। हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। सोनीपत के गांव हरसाना में एक हफ्ते में 12 लोग जान गंवा चुके हैं। एक दिन में हुई 4 मौतों से गांव में दहशत है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2 लोगों की मौत ही कोरोना से हुई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी मानते हैं कि गांव में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जितने आज की तारीख में कोरोना के मरीज भर्ती हैं, उनमें 62% शहर के हैं और 38% गांव के हैं। अलबत्ता फिर भी हमने गांव में ये बीमारी ना फैले इसके लिए ठीकरी पैरा के आदेश जारी किए हैं और घर घर जाके सबके टेस्ट करने के लिए भी हमने टीमें गठित कर दी। कोरोना की दूसरी लहर से शहरों में स्वास्थ्य सिस्टम चरमराया हुआ है। ऐसे में गांवों का हाल क्या होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उससे भी बड़ी आफत इस संक्रमण को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने में रोकना है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टिंग टीम की ये भरपूर कोशिश होती है कि वो हर उस गांव में पहुंचे जहां पर कोरोना की महामारी का असर देखने को मिल रहा है, ताकि सिस्टम जागे, सरकार जागे, प्रशासन जागे और गांवों तक वो व्यवस्था पहुंचे जिससे आम ग्रामीण की जान को बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। आज इंटरनेशनल नर्स डे है। यह दिन उन लोगों के लिए समर्पित है जिनके बारे में सोचिए तो जहन में एक ही भाव आता है, सेवा का। आज कोरोना काल में हम उन नर्सों के जज्बे को सलाम करते हैं जो अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने में दिन रात एक किए रहते हैं। ऐसे ही चेहरों में भगवान बसते हैं। अपना एक फेफड़ा नहीं है तो क्या हुआ, दूसरों के फेफड़े सलामत रहें, इसके लिए टीकमगढ़ जिला अस्पताल की नर्स प्रफुल्लित पीटर जी जान से जुटी हैं। बचपन में ही एक फेफड़ा सर्जरी में निकालना पड़ा था, लेकिन उसके बदले में कुदरत ने उनके अंदर त्याग, समर्पण, साहस और सेवा की जो भावना भर दी, उसकी ऑक्सीजन से वो न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को बचाने में जुटी है। खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद फर्ज अदा कर रही है। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हूँ। मैं कोविड सेंटर और फीवर क्लिनिक में ड्यूटी करती हूँ। एक ही लंग्स है। बचपन से मुझे किसी चोट लगने के कारण बचपन में ही मेरी एक लंग्स ऑपरेट करके निकाल दिए थे। बरेली के सरकारी कोविड अस्पताल में तैनात नर्स रीता सचान 6 महीने की गर्भवती है। बावजूद इसके वो लोगों की जान बचाने में जुटी रही। 4 दिन पहले उनको कोरोना हो गया, लेकिन उनके सेवा भाव को कोई कोरोना छू नहीं सका। वो कोविड हेल्प डेस्क के जरिए लोगों की मदद कर रही है। सबसे मेरी ड्यूटी हेल्प डेस्क पे है और जो हमारे हॉस्पिटल में मरीज भर्ती हैं, उनके जो घर वाले हैं जो यहाँ पे आ नहीं सकते हैं किसी कारणवश, तो वो लोग अपने जो मरीज़ भर्ती हैं उनकी जानकारी लेना चाहते हैं कि किस कंडीशन में है, उनका हेल्थ कैसा है। तो जिस तरीके से वो पूछते हैं, जैसे तो मैं सुबह और शाम दोनों टाइम वाइटल स्टेटस, मरीजों की कंडीशन सब अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मरीजों के घर वालों को। अपने फर्ज का सम्मान करने वाली ऐसी नर्सों को सलाम। और अब वक्त है आपको वो शब्द बताने का जो मैंने आज सुबह ट्विटर पर पोस्ट किया था और जिस शब्द का जिक्र मैं ब्रेक के पहले कर भी रहा था। जी हाँ, शब्द है आज का जज्बा। मेरे संदेश पर आप लोगों ने कई संदेश भेजे हैं, उनमें कुछ चुने हुए संदेश आपको दिखाते हैं। संजय कुमार सिन्हा साहब लिखते हैं, कोरोना के त्रास से हुए भयंकर घात, जज्बा हो यदि जीत का दे देंगे हम मात। दूसरा चुना हुआ संदेश रानी जोशी जी का है और वो लिखती हैं, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का क्योंकि
किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो आज इंडिया चाहता में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।